द डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा ये गहरा विश्लेषण दो बेहद दिलचस्प स्रोतों पर आधारित है। पहला है फाउंडेशंस ऑफ पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस और दूसरा है पाइथन डिसीजन लॉजिक एंड डेटा फिल्टरिंग स्ट्रेटजीज। हाँ, और ये कोई आम चर्चा नहीं है। हम यहाँ इन स्रोतों से सबसे काम की जानकारियों और विचारों को निकालने वाले हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि डेटा एनालिसिस की दुनिया में इफ एल्स स्टेटमेंट्स असल में कैसे काम करते हैं, ये विशाल डेटा को फिल्टर करने में कैसे मदद करते हैं और असल दुनिया में इनकी क्या अहमियत है। सही कहा। और मुझे लगता है कि ये उन सभी के लिए एक शानदार अवसर है जो बिना किसी तकनीकी उलझन के डेटा साइंस के बुनियादी सिद्धांतों को समझना चाहते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। ये सोचना कितना अद्भुत है कि कैसे एक बहुत ही साधारण हाँ या ना, मतलब ट्रू या फॉल्स का कॉन्सेप्ट पूरी प्रोग्रामिंग और डेटा डिसीजन मेकिंग की नींव रखता है। या सबसे हैरानगेज बात यह है कि ये सिर्फ कोड की कुछ पंक्तियां लिखने के बारे में नहीं है। ये असल में इस बारे में है कि डेटा के उस विशाल और उलझे हुए समुद्र से सही, सटीक और काम की जानकारी कैसे निकाली जाए। हाँ, क्योंकि आज के समय में कंपनियों के पास जानकारी का अंबार होता है, लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स। बिल्कुल, लेकिन वो पूरी जानकारी काम की नहीं होती। हमें उस डेटा से बात करनी होती है, उससे सवाल पूछने होते हैं। और यहीं पर ये इफ एल्स लॉजिक एक एनालिस्ट के सबसे बड़े हथियार के रूप में काम आता है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि प्रोग्रामिंग सिर्फ गणित है, लेकिन असल में ये लॉजिक है। एकदम सही। ये वो तरीका है जिससे हम तय करते हैं कि कौन सा डेटा बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है और किसे हमें नजरअंदाज करना है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि बुनियादी इफ एल्स क्या होता है, ये लगभग सभी जानते हैं। हाँ, ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कोड को एक शर्त के आधार पर अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। मतलब शर्त सही है तो एक रास्ता और अगर गलत है तो दूसरा रास्ता, जिसे हम एल्स कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत विशेष रूप से पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा पर जोर देते हैं। हर भाषा में इफ एल्स होता है। तो फिर पाइथन के तरीके में ऐसा क्या खास है जो डेटा एनालिस्ट्स इसे इतना पसंद करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है पाइथन का सिंटैक्स और उसकी पठनीयता। मतलब कोड को पढ़ना कितना आसान है। जैसे दूसरी भाषाओं में होता है? हाँ, अन्य कई पुरानी प्रोग्रामिंग भाषाओं में जैसे C++ या जावा में कोड के अलग अलग ब्लॉक्स को दर्शाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो जो घुमावदार ब्रैकेट होते हैं? वही। जब आप डेटा के साथ कोई जटिल बिजनेस लॉजिक लिख रहे होते हैं तो वो ब्रेसेस कोड को बहुत उलझा हुआ और पढ़ने में मुश्किल बना देते हैं। तो पाइथन इसे कैसे सुलझाता है? पाइथन एक बिल्कुल अलग अप्रोच अपनाता है। यह ब्लॉक्स को परिभाषित करने के लिए ब्रेसेस या कीवर्ड्स के बजाय इंडेंटेशन का उपयोग करता है। कोड की लाइनों के पहले खाली जगह या स्पेसिंग छोड़ना। सही? एकदम सही। लेकिन मेरा मतलब है, क्या सिर्फ स्पेसिंग से इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है या ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगने वाली बात है? ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, ये कोड को मेंटेन करने की बात है। देखिए, डेटा एनालिस्ट हमेशा हार्डकोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं होते। हाँ, वे अक्सर बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स या फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं। बिल्कुल। तो जब आप लिखते हैं इफ कंडीशन और फिर अगली लाइन में थोड़ी जगह छोड़कर वो कोड लिखते हैं जो शर्त पूरी होने पर चलना चाहिए, तो वो आंखों को तुरंत समझ में आ जाता है। हाँ, ये बिल्कुल अंग्रेजी भाषा पढ़ने जैसा लगता है। जब बिजनेस लॉजिक में कोई गड़बड़ होती है तो इस तरह के साफ सुथरे कोड को डिबग करना, यानी उसमें गलती ढूंढना, बहुत आसान हो जाता है। ये समझ में आता है। अच्छा, अगर हमारे पास एक से ज्यादा शर्तें हों तो स्रोत एलिफ कीवर्ड का जिक्र करते हैं। हाँ, एलिफ का मतलब है एल्स इफ, यानी अगर पहली शर्त फॉल्स हो जाए तो क्या हम तुरंत दूसरी शर्त चेक कर सकते हैं? बिल्कुल। एलिफ आपको एक के बाद एक कई शर्तें एक ही चेन में जोड़ने की सुविधा देता है। हाँ। ये तब बहुत काम आता है जब निर्णय लेने के कई स्तर हों। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? जैसे अगर कोई ग्राहक $5,000 से ज्यादा खर्च करता है तो उसे प्लैटिनम स्टेटस दो। ठीक है। फिर हम एलिफ लगाकर कहते हैं कि अगर वो 3,000 से ज्यादा खर्च करता है तो गोल्ड दो, और अंत में एल्स लगाकर उसे सिल्वर में रखो। तो ये कोड को बहुत ही सुव्यवस्थित रखता है। हाँ, और प्रोग्राम को हर बार हर एक शर्त को अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ती है। यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम इसके बिजनेस इम्पैक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी के सेल्स डेटा का उदाहरण देते हैं। इस डेटा सेट में अमाउंट, रीजन यानी क्षेत्र और रेप यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं।
हाँ, वो 4 डेटा पॉइंट्स वाला उदाहरण। वही, डेटा में एलिस है जिसका रीजन नॉर्थ और अमाउंट 1500 है, बॉब का साउथ और 2000 है, चार्ली का ईस्ट और 1200 है और डेविड का नॉर्थ और 1800 है। और यहाँ लक्ष्य उन सेल्स को फिल्टर करना है जो 1600 के थ्रेशोल्ड से अधिक हैं। सही। अब अगर हम पुराने तरीके से सोचें तो एक एनालिस्ट इस डेटा को एक्सेल में खोलेगा और मैनुअली सॉर्ट करेगा, जो कि 4 लोगों के लिए बहुत आसान है। हाँ, तो फिर पाइथन में एक फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना इससे कैसे बेहतर है? देखिए, एक्सेल में 4 लोगों का डेटा सॉर्ट करना बच्चों का खेल है। लेकिन सोचिए, अगर ये किसी ई कॉमर्स कंपनी का एक दिन का डेटा हो, मतलब जहां लाखों ट्रांजैक्शंस हों। हाँ, जहां 4 नहीं बल्कि 40 लाख ट्रांजैक्शंस हो, वहां एक्सेल क्रैश हो जाएगा। सही बात है। पाइथन में आप एक फॉर लूप चलाते हैं जो उन 40 लाख रिकॉर्ड्स पर एक-एक करके जाता है और उसके अंदर बैठा इफ स्टेटमेंट हर बार सवाल पूछता है कि क्या ये सेल 1600 से बड़ी है? बिल्कुल। अगर हाँ, तो उसे नई फिल्टर्ड डेटा लिस्ट में डाल दो, वरना छोड़ दो। तो इस उदाहरण में केवल बॉब जिसका 2000 है और डेविड जिसका 1800 है, उनका डेटा ही नई लिस्ट में आएगा। सही। और आप देखिए कि कैसे एक छोटा सा कोड इतने बड़े काम को आसान बना देता है। ये एक साधारण सा दिखने वाला लूप एनालिस्ट के 40 घंटे के मैनुअल काम को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देता है। ये स्केल की बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। इस स्केल पर काम करते समय गलतियों की गुंजाइश भी तो बढ़ती होगी। मान लीजिए कि डेटा एंट्री में कोई टाइपो हो गया है। टाइपो मतलब स्पेलिंग की गलती। हाँ, जैसे डेटा में नॉर्थ की जगह गलती से नॉर्थ एच लिखा है, डबल एच के साथ। तो ये इफ लॉजिक कैसे बर्ताव करेगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर एक एनालिस्ट की असली चुनौती शुरू होती है। तो मशीन क्या करेगी? अगर आपने कोड में सिर्फ इफ रीजन इक्वल टू नॉर्थ लिखा है तो वो नॉर्थ वाले डेटा को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा। ओहो, मशीन के पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता, वो केवल वही करती है जो इफ शर्त में सटीक रूप से परिभाषित किया गया है। मतलब उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं लगेगा कि ये टाइपो है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए रियल वर्ल्ड में एक छोटा सा गलत इफ स्टेटमेंट लाखों डॉलर्स की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बड़ी गलती का कारण बन सकता है। इससे तो ये भी लगता है कि जब रियल वर्ल्ड का डेटा इतना जटिल होता है तो हमारी शर्तें भी बहुत जटिल हो जाती होंगी। एकदम सही। स्रोत भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं जब वे नेस्टेड इफ एल्स की बात करते हैं। हाँ, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है निर्णय लेने की प्रक्रिया का जटिल होना। यानी इफ के अंदर एक और इफ। जैसे पहले जांचना कि क्या सेल 1600 से ज्यादा है और फिर जांचना कि क्या रीजन नॉर्थ है। और मान लीजिए उसके अंदर एक और शर्त डाल दी कि क्या सेल वीकेंड के दिन हुई थी। तो क्या मैं एक के अंदर एक इफ लिखता ही चला जाऊंगा? क्या इससे वो पूरा कोड एक उलझा हुआ जाल नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। और प्रोग्रामिंग की दुनिया में इस उलझे हुए जाल को मजाक में स्पगेटी कोड कहा जाता है। स्पगेटी कोड? हाँ, स्पगेटी नूडल्स की तरह उलझा हुआ। ये पढ़ने और समझने में एक बुरे सपने जैसा होता है। अगर आप 3 या 4 लेवल गहरे इफ के अंदर चले गए हैं तो क्या होगा? तो कुछ हफ्तों बाद आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपने वो कोड क्यों लिखा था। तो इसका समाधान क्या है? अगर बिजनेस लॉजिक की मांग है कि हमें 3 शर्तें एक साथ परखनी हैं, तो हम उस स्पैगेटी कोड से कैसे बचें? इसका सबसे प्रभावी समाधान है लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग करना। लॉजिकल ऑपरेटर्स? हाँ, पाइथन हमें एंड और नॉट जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स देता है। अच्छा, तो इनकी मदद से हम उस पूरे गहरे नेस्टेड स्ट्रक्चर को एक ही साफ सुथरी लाइन में समेट सकते हैं? बिल्कुल। जैसे स्रोत में उदाहरण दिया गया है, आप लिख सकते हैं कि इफ सेल अमाउंट इज ग्रेटर देन 1600 और फिर एंड ऑपरेटर लगाकर रीजन इज इक्वल टू नॉर्थ। तो इस एक लाइन ने 2 नेस्टेड इफ ब्लॉक्स की जगह ले ली। हाँ, एंड ऑपरेटर ये सुनिश्चित करता है कि दोनों शर्तें अनिवार्य रूप से सही होनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक भी शर्त सही होने पर काम हो जाए, तो हम और का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। ये तरीका कई शर्तों को एक साथ परखने की सुविधा देता है, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक परिष्कृत हो जाती है। ये तरीका निश्चित रूप से कोड को बहुत क्लीन बनाता है। अब यहाँ से स्रोत एक बड़ा जंप लेते हैं। हाँ, जटिल डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ। वे बताते हैं कि असली काम में डेटा साधारण लिस्ट्स में नहीं होता, बल्कि पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम्स में होता है। पांडास पाइथन में डेटा एनालिसिस का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण टूल है। लेकिन ये इफ एल्स लॉजिक पांडास में कैसे फिट होता है? पांडास डेटा फ्रेम को आप एक बहुत ही एडवांस्ड एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह सोच सकते हैं।
जिसमें लाखों पंक्तियां और सैकड़ों कॉलम हो सकते हैं। ठीक है। पांडास में हम हर एक रो पर एक एक करके जाने के लिए पुराने फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो बहुत धीमा होता है। तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके बजाय स्रोत अप्लाई फंक्शन का जिक्र करते हैं। अप्लाई के जरिए आप इफ एल्स के लॉजिक को पूरे कॉलम पर एक झटके में लागू कर सकते हैं। और यहीं पे स्रोत एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, लैम्डा फंक्शन। हाँ, लैम्डा फंक्शन। अप्लाई के साथ लैम्डा का इस्तेमाल। थोड़ा रुकिए, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के टर्म जैसा लगता है। क्या ये बस एक छोटा एक बार इस्तेमाल होने वाला रूल है? हाँ, इसका नाम थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। लैम्डा फंक्शन असल में एक अनाम फंक्शन होता है। अनाम मतलब एनोनिमस? बिल्कुल। मान लीजिए आपको डेटा सेट में एक नया कॉलम बनाना है, स्टेटस। ठीक है। जहां अगर सेल 1600 से ज्यादा है तो उसे हाई लिख दिया जाए और कम है तो लो। अब इस इतने छोटे से काम के लिए एक पूरा 10 लाइन का प्रॉपर फंक्शन लिखना समय की बर्बादी है। हाँ, वो तो है। लैम्डा फंक्शन आपको ये सुविधा देता है कि आप उसी लाइन में एक छोटा सा या एक बार इस्तेमाल होने वाला इफ एल्स रूल लिख दे, जो तुरंत अपना काम करके खत्म हो जाए। ये तो बहुत हैंडी है। लेकिन जब हम लाखों रिकॉर्ड्स पर अप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये सच में तेज होता है? स्रोत एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस। अगर इसे एक बड़े संदर्भ में देखा जाए, तो ये डेटा साइंस का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। वो कैसे? देखिए, अप्लाई लूप से बेहतर है, लेकिन ये फिर भी एक एक करके ही काम करता है। वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस पांडास की असली ताकत है। इसे किसी उदाहरण से समझा सकती है? हाँ, मान लीजिए एक टीचर को 100 नोटबुक चेक करके उन पर स्टैंप लगाना है। ठीक है। लूप या अप्लाई का तरीका यह है कि टीचर एक नोटबुक उठाता है, उसे खोलता है, स्टैंप लगाता है, बंद करता है और फिर दूसरी उठाता है। ये तो बहुत धीमा काम है ना? वेक्टराइज्ड ऑपरेशन का मतलब है कि आपके पास एक ऐसी मशीन है जहां 100 नोटबुक एक साथ रखी हैं और एक ही झटके में सब पर स्टैंप लग जाता है। क्या बात है, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। हाँ, धन्यवाद। यानी जब वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस पूरे डेटा पर एक साथ गणितीय या तार्किक इफ एल्स ऑपरेशन लागू कर देते हैं, इससे स्पीड कई 100 गुना बढ़ जाती होगी। बिल्कुल। जब आप बड़े डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं तो वेक्टराइजेशन कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन जाता है। चलिए, अब कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोगों की बात करते हैं जो स्रोतों में दिए गए हैं। हाँ, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ये सारा लॉजिक असल दुनिया की बिजनेस समस्याओं को कैसे सुलझाता है? सबसे पहले जिक्र आता है डेटा क्लीनिंग का। आपको पता है, किसी भी डेटा प्रोजेक्ट का 70 से 80% समय डेटा क्लीनिंग में ही जाता है। इतना ज्यादा? हाँ, क्योंकि दुनिया का रियल डेटा बहुत खराब और अव्यवस्थित होता है। उसमें उम्र की जगह नेगेटिव नंबर लिखे होते हैं या शहरों के नाम गायब होते हैं। तो यहाँ इफ एल्स कैसे काम आता है? यहाँ इफ एल्स एक क्लब के बाउंसर की तरह काम करता है। बाउंसर? वो कैसे? आप लॉजिक लिखते हैं कि इफ एज इज लेस देन 0 या इफ सिटी इज नल, तो उस डेटा को फ्लैग कर दो या उसमें औसत वैल्यू भर दो या उस पूरी रो को ही हटा दो। मतलब खराब डेटा को अंदर ही मत आने दो? बिल्कुल। और ये साफ डेटा ही आगे जाकर किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल का आधार बनता है। इसके बाद कैटेगराइजेशन का जिक्र है, जो मुझे लगता है हमने अभी हाई और लो सेल्स वाले उदाहरण में समझा। हाँ, डेटा को अलग अलग क्लासेस या बिन्स में बांटने की प्रक्रिया। लेकिन जो तीसरा एप्लीकेशन स्रोतों में दिया गया है, वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। आप अनोमली डिटेक्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, इसका मतलब है सांख्यिकीय थ्रेशोल्ड के आधार पर सामान्य पैटर्न से अलग चीजों को, यानी आउटलायर्स को पहचानना। एनोमली डिटेक्शन इफ एल्स के सबसे शक्तिशाली उपयोगों में से एक है। इसे बैंकिंग सेक्टर के नजरिए से सोचिए। बैंकिंग सेक्टर? हाँ, करोड़ों लोग हर दिन अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक के सर्वर्स लगातार चल रहे हैं। अब अगर एक व्यक्ति का कार्ड अभी मुंबई में स्वाइप होता है, ठीक है, और ठीक 1 घंटे बाद उसी कार्ड से न्यूयॉर्क में एक बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक का सिस्टम तुरंत उस कार्ड को ब्लॉक कर देता है। क्या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा और जटिल इफ एल्स काम कर रहा होता है? बिल्कुल। वहां बैकग्राउंड में स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड सेट होते हैं। सिस्टम लगातार चेक कर रहा है कि इफ टाइम डिफरेंस इज लेस देन 2 आवर्स और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 5000 किलोमीटर्स, तो इसे एक हाई रिस्क एनोमली मान लो। एकदम सही। ये एक बहुत ही तेज गति से चलने वाला तार्किक निर्णय है जो हर सेकंड लाखों ट्रांजैक्शंस को फिल्टर कर रहा है और फ्रॉड को रोक रहा है। इस सुनकर लगता है कि ये लॉजिक कितना पावरफुल है, लेकिन जैसा कि स्रोतों में बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत चेतावनी दी गई है, इस पावर के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हाँ, और पहला नियम है कीप इट सिंपल, यानी शर्तों को सरल रखना चाहिए।
जैसा कि हमने पहले स्पेगेटी कोड के बारे में बात की थी। बिल्कुल। जब आप बहुत जटिल नेस्टेड स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो आपके द्वारा खुद कोई लॉजिकल एरर करने का चांस बढ़ जाता है। मतलब हम खुद ही कोड में गलती कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है आप ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना भूल जाएं और थ्रेशोल्ड की बिल्कुल बॉर्डर वाला डेटा छूट जाए। इसलिए हमेशा शर्तों को सरल रखना चाहिए ताकि उन्हें मेंटेन करना आसान हो। और दूसरा अहम अभ्यास है टेस्ट थॉरली, यानी सभी संभावित शर्तों का परीक्षण करना। लेकिन अगर लॉजिक इतना सीधा है तो टेस्टिंग की इतनी जरूरत क्यों है? क्योंकि डेटा अप्रत्याशित होता है। एक एनालिस्ट को ये सुनिश्चित करना होता है कि उसने सभी संभावित परिदृश्यों या एज केसेस के बारे में सोच लिया है। एज केसेस मतलब वो स्थितियां जो बहुत कम होती हैं लेकिन सिस्टम को तोड़ सकती हैं। बिल्कुल। अगर आपने कोड में सिर्फ नंबर आने की उम्मीद की है लेकिन किसी यूजर ने डेटा फॉर्म में कोई टेक्स्ट डाल दिया है तो क्या आपका कोड क्रैश हो जाएगा? तो इससे कैसे बचें? एक अच्छा एनालिस्ट हमेशा एक अंतिम एल्स ब्लॉक रखता है जो ऐसे सभी अनजाने और अप्रत्याशित डेटा को सुरक्षित रूप से हैंडल कर सके ताकि पूरा का पूरा डेटा पाइपलाइन फेल ना हो। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे एनालिसिस को एक जगह समेटें तो ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ कोड सीखने के बारे में नहीं है। हाँ, ये कुशल डेटा मैनिपुलेशन और बेहतर निर्णय लेने के बारे में है। एक साधारण सा दिखने वाला इफ एल्स स्टेटमेंट वास्तव में डेटा एनालिसिस का एक मूलभूत और अपरिहार्य टूल है। बुनियादी डेटा फिल्टरिंग से लेकर पैंडास जैसी एडवांस्ड लाइब्रेरीज में जटिल डेटा क्लीनिंग तक इसका दायरा बहुत विस्तृत है। बिल्कुल। ये विश्लेषकों को बड़े और कच्चे डेटा सेट से बिजनेस को आगे ले जाने वाले सार्थक निष्कर्ष निकालने की शक्ति देता है। ये सचमुच एक शानदार यात्रा रही। हमने एक छोटे से इफ से शुरुआत की और देखा कि कैसे वो पांडास और एनोमली डिटेक्शन जैसी एडवांस चीजों को चलाता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या? हम मशीनों के अंदर इंसानी फैसलों की नकल करने के लिए इफ और एल्स जैसी इन साधारण तार्किक शर्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है। लेकिन जब हम ऐसे लाखों, करोड़ों या अरबों इफ एल्स स्टेटमेंट्स को एक साथ किसी बड़े मशीन लर्निंग मॉडल में जोड़ देते हैं तो क्या हम सिर्फ निर्जीव डेटा को फिल्टर कर रहे होते हैं या फिर हम अनजाने में एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीमा को पार कर रहे हैं जो धीरे धीरे खुद सोचना शुरू कर देती है? क्या अंततः इंसान की खुद की जटिल विचार प्रक्रिया भी सिर्फ अरबों इफ एल्स स्टेटमेंट्स का ही एक बेहद जटिल जैविक रूप है? बाप रे, ये वाकई एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। क्या इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स भी बस हाँ या ना की शर्तों पर ही काम कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। डेटा के पीछे छिपे तर्क और इन सवालों पर विचार करना एक अनथीन प्रक्रिया है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विषय की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए अलविदा।